चलिए अगला टॉपिक टीसीएस अंडर जीएसटी। ऐसा ही है, एक बार आपने टीडीएस समझ लिया तो टीसीएस भी समझ लेंगे। जैसे भी आपने पढ़ा टीडीएस को पे कैसे करना है, टीडीएस अंडर जीएसटी को पे कैसे करना है, कैश लेजर के थ्रू। सामने वाले को इसका क्रेडिट कैसे मिलेगा, कैश लेजर के थ्रू। वैसे ही टीसीएस का कॉन्सेप्ट है। अब खाली ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कहां होता है वो आपको देखना होगा, ठीक है। जैसे आपको पता चल गया टीडीएस का केस अप्लाई कहां हो रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज अगर किसी से गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई लेती है, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा हो तो 1% का टीडीएस है जीएसटी के अंदर। सर टीसीएस हर केस में नहीं लगता, एक स्पेशल सिचुएशन है उस पर ही लगता है। टीसीएस सेक्शन 52 रेट बहुत कम है, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, ऐसे कह लीजिए 1% आईजीएसटी। अभी आपने ऊपर देखा कि टीडीएस आपका थ्रेशोल्ड लिमिट था 2.5 लाख का। अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से अधिक है तो टीडीएस है, ऐसा यहां पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। जैसे आपने एक स्पेशल केस देखा कि गवर्नमेंट एजेंसीज डिपार्टमेंट पीएसयूज पेमेंट कर रही है तो टीडीएस का कंप्लायंस करेगी और उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेगी। वैसे ही यहां पर ये एक स्पेशल सिचुएशन है जहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन है हमारा सब्जेक्ट मैटर, इको। नया कॉन्सेप्ट है, पहली बार आपके सामने ये वर्ड आ रहा है, इको, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल जहां पर आप गुड्स और सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट। इनको एग्रीगेटर्स भी बोला जाता है। ये फूड पोर्टल भी हो सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, आप सर्विसेज लेते हैं। क्या सर ये फूड पोर्टल भी हो सकता है? हाँ, फूड पोर्टल भी हो सकता है। कोई भी ऑनलाइन पोर्टल हो सकता है ये, चाहे वो गुड सप्लाई कर रहा हो या सर्विसेज। लेकिन ये थर्ड पार्टी पोर्टल है, ये ध्यान रखना है। अब थर्ड पार्टी पोर्टल क्या हुआ सर, बात करते हैं। सर हम किसकी बात कर रहे हैं, जीएसटी के अंदर टीसीएस की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की क्लास में नहीं है। इनकम टैक्स की क्लास से बाहर आ जाइए आप। टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर जीएसटी सेक्शन 52 डिटेल्ड में नहीं पढ़ रहे, इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। टीसीएस होता क्या है जीएसटी के अंदर, रेट आपको पता चल गया है, 1% जीएसटी रेट है टीसीएस का। अब एक स्पेशल सिचुएशन है जहां पर हम एक ऑनलाइन पोर्टल वाले की बात कर रहे हैं जो गुड सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, कुछ भी सप्लाई करे, बट हम बात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इको की कर रहे हैं। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स इनके पोर्टल पे ऑनलाइन विजिट करते हैं, वहां पर प्रोडक्ट और सर्विसेज को स्कैन करते हैं, बेसिकली सर्च करते हैं, बढ़िया बढ़िया फोटोज लगी होती हैं, प्राइसिंग, डिस्काउंट पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन सब लगे होते हैं। मोबाइल देखना है, लैपटॉप देखना है, क्या खरीदना है आपको, गुड्स लेना है, कोई सर्विसेज ऑप्ट करनी है आपको अपने घर में कोई कुछ भी काम करवाना है आपको, कोई भी ये पोर्टल हो सकता है। सर ये कोई भी एक ऑनलाइन पोर्टल हो सकता है जो गुड्स और सर्विसेज दे रहा है आपको, राइट। अच्छा सर आगे बताऊंगा, एक हमारे पास केस है सेक्शन 95 का, वो वाला पोर्टल ये होना नहीं चाहिए सर। एक्सेप्ट इको कवर्ड इन सेक्शन 95, ये मैं आगे बताऊंगा। सर अगर कोई ऑनलाइन पोर्टल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 95 में कवर हो जाए तो उसकी बात अलग करेंगे, यहां नहीं करेंगे, ठीक है। ये थर्ड पार्टी पोर्टल है जहां पर कस्टमर्स विजिट करते हैं, गुड्स और सर्विसेज जो भी उनको अच्छा लगता है पे करते हैं और वहां से कहते हैं ना पोर्टल पे जाके मैंने खरीद लिया, फ्लिपकार्ट पे जाके खरीद लिया, अमेजन पे जाके खरीद लिया। तो उसके बैकएंड पे कौन होता है जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है, वो वेंडर्स होते हैं जो वहां पर लिस्टेड होते हैं। वेंडर्स अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लिस्ट कर देते हैं एक पोर्टल पे और आगे कस्टमर्स सर्च करते हैं और उस गुड्स और सर्विसेज को तक पहुंचते हैं, उस वेंडर तक पहुंचते हैं। सर तो इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट है कस्टमर इस पोर्टल पे विजिट करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा,
सर इसकी इंफॉर्मेशन वेंडर के पास जाएगी, वेंडर फटाफट उस गुड्स को या सर्विसेज को डिस्पैच करेगा, टैक्स इनवॉइसेस रेज करेगा, है ना। पेमेंट पहले ही कर चुका है कस्टमर, शायद पोर्टल पे जब वो ऑर्डर प्लेस कर रहा था तब उसने पेमेंट भी कर दी है। यही तो होता है सर, हम ऑनलाइन पोर्टल पे विजिट करते हैं, वहां गुड्स सर्विसेज पसंद करते हैं और उसके बाद वहां हम पे कर देते हैं। तो कस्टमर्स ऑनलाइन पोर्टल, थर्ड पार्टी पोर्टल पे जा रहा है जिस पर काफी सारे वेंडर्स अपने गुड्स और सर्विसेज को लिस्ट करवा रखे हैं। वहां पर वो ऑर्डर प्लेस करता है, पेमेंट करता है, जिसकी इंफॉर्मेशन पोर्टल वाला वेंडर को देता है। वेंडर क्या करता है, फटाफट गुड्स और सर्विसेज, यानी गुड्स है तो गुड्स को डिस्पैच करेगा, सर्विसेज है तो कांटेक्ट करके सर्विसेज देने की कोशिश करेगा और डायरेक्ट इनवॉइस रेज करेगा। कौन किस पे? सर वेंडर्स कस्टमर को गुड्स भी डिलीवर करेगा और डायरेक्ट इनवॉइस रेज करेगा, डायरेक्ट इनवॉइस रेज करेगा। यानी पोर्टल है वो मिडिलमैन का काम कर रहा है। पोर्टल ने क्या किया सर, पैसा कलेक्ट कर दिया, अब कलेक्शन के बाद रेमिटेंस करेगा। पेमेंट पोर्टल के थ्रू हो रही है, ऑर्डर पोर्टल के थ्रू हुआ है, पेमेंट पोर्टल के थ्रू हो रही है, सर्विसेज गुड्स डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है, बिलिंग इनवॉइस डायरेक्ट आ रहा है। ये ऐसा सिचुएशन होगा तभी टीसीएस अप्लाई होगा। लेकिन हम उस इको की बात नहीं कर रहे जो कहां कवर्ड है, सेक्शन 9(5) में। अब ये सेक्शन 9(5) वाले इको कौन है मैं आगे पढ़ाऊंगा, वैसे इसका डिटेल्ड डिस्कशन कौन से पेज नंबर पे है मैं लिख देता हूं, मैं पढ़ाऊंगा आगे, डोंट वरी। सेक्शन 9(5) वाले इको कौन है हम पेज नंबर 5.2 पे जब पहुंचेंगे तो डिस्कस करेंगे। सर इको यानी ऑनलाइन पोर्टल अगर सेक्शन 9(5) में कवर हो गए तो वो खुद जीएसटी पे करेंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है सेक्शन 9(5) में कुछ इको के लिए, कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स के लिए। आपके सामने यहां 3 लोग दिख रहे हैं, ठीक है। वेंडर जो गुड्स का सप्लायर है मिस्टर ए, पोर्टल के थ्रू गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है कस्टमर को। सर इसमें क्या होगा, कस्टमर पोर्टल को पेमेंट कर रहा है, पोर्टल फिर सब्सिक्वेंटली रेमिटेंस कर रहा है वेंडर को, वेंडर डायरेक्ट इनवॉइस रेज कर रहा है, वेंडर डायरेक्ट गुड्स सप्लाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वेंडर पहले गुड्स सप्लाई करेगा पोर्टल वाले को और फिर पोर्टल वाला गुड्स भेजेगा कस्टमर को, पोर्टल वाला इनवॉइस रेज करेगा कस्टमर को, ऐसा नहीं है इसमें। सर ये जो गुड्स और सर्विसेज खरीदा है ऑनलाइन, इस पर जीएसटी की लायबिलिटी किसकी है, उस वेंडर की है जो पीछे मिस्टर ए है उसकी है, ये ध्यान रखना है। कभी कभी कुछ सिचुएशन में जीएसटी पे करने की लायबिलिटी पोर्टल पे शिफ्ट कर जाती है, उसको बोलते हैं 9(5) का केस। सर उस केस में टीसीएस अप्लाई नहीं होता, इसलिए अभी उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। टीसीएस अंडर जीएसटी कब अप्लाई होगा, जब वेंडर और बायर कस्टमर एक पोर्टल के थ्रू कनेक्टेड है, कस्टमर पोर्टल पे जाता है, ऑर्डर प्लेस करता है, पेमेंट करता है, पोर्टल फिर पैसे को भेजती है वेंडर के पास। इसी बीच वेंडर डायरेक्ट गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर के पास भेज देता है और डायरेक्ट बिलिंग करता है, इनवॉइसिंग डायरेक्ट करता है, यानी पोर्टल वाला एक तरह से एजेंट का काम कर रहा है। अगर आप मेरे पोर्टल पे ही आके परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए मेरा एक पोर्टल है www.sedc.com, मान लीजिए मेरा एक पोर्टल है www.actc.com और उस पर आके शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहां टीसीएस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं अपना ही गुड्स और अपनी सर्विसेज पोर्टल के थ्रू दे रहा हूं। सर 3 लोगों का इन्वॉल्व होना यहां जरूरी है। कस्टमर बायर किसी थर्ड पार्टी पोर्टल पे जाके गुड्स और सर्विसेज बाय करता है, जो सप्लाई पीछे कोई और करेगा, वेंडर जिसके प्रोडक्ट और सर्विसेज इस पोर्टल पे लिस्टेड थे। इनवॉइसिंग पोर्टल वाला नहीं करेगा, इनवॉइसिंग ये लास्ट में जो वेंडर है मेरा मिस्टर ए वो करेगा कस्टमर को, जो गुड्स सप्लाई कर रहा है फाइनली। मान लो तुम amazon.com पे जाके या flipkart.com पे जाके मोबाइल परचेज करते हो, ठीक। 5-6 दिन के बाद तुम्हारे घर पे जो मोबाइल डिलीवर होता है उसमें पैकिंग भले अमेजन की हो, फ्लिपकार्ट की हो, लेकिन उसके अंदर आप जब जाओगे, मोबाइल निकालोगे, आप अपने ईमेल पे इनवॉइस चेक करोगे, तो वो इनवॉइस उस पर जीएसटीआईएन नंबर उस अमेजन या फ्लिपकार्ट वालों का नहीं होता,
पीछे किसी दुकान का एड्रेस लिखा होता है उस पे, जिसने तुमको एक्चुअली में वो मोबाइल सप्लाई किया है। पैकेजिंग अमेजन की होगी, पैकेजन flipkart.com का होगा। पैकेजिंग, तुम्हारे घर कुरियर आया, तुमको पता चलेगा ये अमेजन से कुरियर आया है। तुम उसको अनपैक्ड करो, मोबाइल निकलेगा। मोबाइल मान लो तुमने ऑनलाइन परचेज किया है, मोबाइल के साथ इनवॉइस निकलेगी। आप उस इनवॉइस को ठीक से देखना, उसमें जो उस मोबाइल को बेचने वाली दुकान होगी वो कोई एड्रेस होगा, किसी सिटी स्टेट का वो एड्रेस होगा, कोई दुकान की नाम होगी, उसमें उसका GSTIN नंबर होगा। सर पोर्टल वाला एक मिडिलमैन की तरह काम करता है और तभी गवर्नमेंट बोलती है इको का कंप्लायंस करना पड़ेगा। अब इको TCS का कंप्लायंस करना पड़ेगा। अब इस पूरे चार्ट में TCS का कंप्लायंस है कहां पे, तो आप देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। जब इको पेमेंट रिमिट करेगा किसको, वेंडर को, पैसा कलेक्ट करेगा कस्टमर से और फाइनली उस पैसे को जब भेजेगा वेंडर को, तब वहां पर TCS का कंप्लायंस है। TCS का कंप्लायंस कहां पे है सर, कस्टमर पेमेंट करेगा किसको, इको को, यहां पर नहीं है। कस्टमर ऑर्डर कर रहा है इसके वेबसाइट पे, यहां भी TCS का कंप्लायंस नहीं है। फाइनली जब ये पेमेंट इको भेजेगा किसके पास, उस वेंडर के पास जिसने डायरेक्ट इनवॉइस रेज कर दी है कस्टमर पे और फाइनली उसने सप्लाई कर दी है गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को। तो इसमें काफी सारे इवेंट हो रहे हैं। एक जगह TCS का कंप्लायंस होगा, कब, जब पेमेंट रिलीज करेगा कौन, इको, किसको देने के लिए, वेंडर को देने के लिए। किससे ले चुका है पैसा, वो कस्टमर से ले चुका है। बस ये तुमको ध्यान रखना है। ये मेरा पोर्टल नहीं हो सकता। अगर मैं अपना सामान अपने ही पोर्टल से बेचूं, मैं अपना सामान अपने ही पोर्टल से बेचूं, तो फिर उस पे TCS का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। ठीक, अब तुम मान लो मेरी क्लास किसी पोर्टल से परचेज करते हो, ठीक, तब भी ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों, उस केस में मैं इनवॉइस तुम पे रेज नहीं करता, वो पोर्टल वाला करता है। सर जब तुम किसी पोर्टल पे मेरी क्लास परचेज करते हो तो तुमको इनवॉइस इशू करने का काम मेरा नहीं है, पोर्टल वाले का है। मैं इनवॉइस पोर्टल वाले को देता हूं, पोर्टल वाला तुम्हें देता है, वो अपना इनवॉइस इशू करता है तुमको। तो जो मेरी क्लास लिस्टेड है ऑनलाइन पोर्टल पे, वहां पर भी TCS का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। क्यों, क्योंकि वहां इनवॉइसिंग पोर्टल वाला करता है तुमको। मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक ऐसा सिचुएशन जहां तुमने पेमेंट की है पोर्टल पे, लेकिन इनवॉइस पीछे आ रहा है वेंडर से, जिसने एक्चुअली में तुमको गुड्स दिया है, एक्चुअली में सर्विसेज दी है। और ये वो इको है जो 9(5) में कवर नहीं है। 9(5) में कवर होने पे क्या होगा सर, इको खुद अपनी जेब से GST पे करेगा, पीछे वेंडर पे नहीं करता, उसमें वो फ्री रहता है। वो खाली इसके पोर्टल पे आके सामान बेचेगा, GST पोर्टल वाला पे करेगा। वो हम अलग बात करेंगे 9(5) की। तो सर फाइनली TCS अंडर GST का एक सिचुएशन हमारे सामने है, जहां पर कस्टमर एक पोर्टल पर जाकर ऑर्डर प्लेस करता है, पेमेंट करता है। वो पोर्टल वाला पीछे वेंडर को बोलता है भैया ये ऑर्डर आया है, ये पैसे आ गए, तुम माल भेजो। वो वेंडर माल भेज देता है, इनवॉइस भी वही रेज करता है। अब पेमेंट की जब सेटलमेंट होती है उस ऑनलाइन पोर्टल और वेंडर में, तब वहां TCS पिक्चर में आता है, और वो पोर्टल वाला 9(5) वाला नहीं होना चाहिए। इतनी बातें आपके साथ हो गई इस चार्ट में। ठीक, लिखिए इसको, पहले लिखिए। लिखा बच्चों ने वीडियो रोक के, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर जो इनवॉइस है वो इशू हो चुकी है, टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपीज है, CGST 900 है, SGST 900 है, 18% का GST है, 9% CGST SGST। सर कस्टमर ने कितना पेमेंट दिया होगा, 11,800 का पेमेंट दिया होगा ऑर्डर प्लेस करते समय इस पोर्टल वाले को। अब ये पोर्टल वाला इधर जो 11,800 रुपीज रिमिट करेगा, वो पूरा रिमिट नहीं करेगा, इसमें से वो TCS कलेक्ट करेगा। TCS कलेक्ट करेगा यानी कम रुपए देगा। अब वो TCS कितना होगा वो देख लेते हैं। सर इसमें पोर्टल वाले का क्या फायदा, ऑब्वियस सी बात है, इस डील में पोर्टल वाला कमीशन भी चार्ज करेगा, यानी वो पूरा रुपया नहीं देगा। 11,800 कस्टमर से लेने के बाद
उसमें वो अपना कमीशन भी रखेगा, टीसीएस भी रखेगा। अभी मैं कमीशन इसमें मिला नहीं रहा सर, वो कमीशन भी रखेगा प्रैक्टिकली, बट मैं अभी कमीशन नहीं समझा रहा, मैं अभी सिर्फ टीसीएस का पॉइंट समझा रहा हूं। सर अगर आप मेरे पोर्टल पर आकर डायरेक्ट मेरे से अगर मेरा गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं तो वहां टीसीएस का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, एक। दूसरा, अगर इको 95 में कवर हो जाए तो वहां भी टीसीएस का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, क्योंकि 95 वाला इको खुद अपना जीएसटी, सारा प्रोडक्ट का जीएसटी, ट्रांजैक्शन का जीएसटी वो खुद पे करता है। तो हम एक स्पेशल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, यहां पे आपके सामने वो सिचुएशन है। ध्यान रखना क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है। कस्टमर पेमेंट करेगा पोर्टल को, पोर्टल पेमेंट को रेमिट करेगा वेंडर को, और जो कस्टमर को बिलिंग हुई है जीएसटी वाली, वो बिलिंग वेंडर करेगा। जो गुड्स एक्चुअली में सप्लाई कर रहा है वो इनवॉइस भी इशू करेगा, खाली पेमेंट किसके थ्रू आ रही है, पोर्टल के थ्रू आ रही है। तो ये परफेक्ट सिचुएशन है टीसीएस अप्लाई होने का। बिल रेज हो चुका है, लिख चुके हैं आप लास्ट तक, यहां तक लिख चुके हैं। सर 2.5 लाख वाली जो लिमिट पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले टीडीएस में, वो यहां पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत कम अमाउंट लिया है, 10,000, 11,800 का। अब देखिए यहां टीसीएस अप्लाई तो होगा ही होगा, लिख चुके हैं आप। अब टीसीएस अप्लाई होगा तो क्या होगा, ये जो इको है टीसीएस कलेक्टर, जो अभी आपके सामने वो पोर्टल वाला है, वो सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर टीसीएस कंप्लायंस, फॉर टीसीएस पर्पस। सर इस पोर्टल वाले के पास अपना जीएसटीआईएन नंबर है, क्योंकि ये अपना सामान भी बेचता है, होगा, लेकिन उससे टीसीएस का काम नहीं चलेगा। टीसीएस के लिए इसको अलग से अपना एक जीएसटीआईएन नंबर निकलवाना पड़ेगा। जैसे ऊपर पढ़े कि टीडीएस वाले को भी जीएसटीआईएन नंबर अपना लेना पड़ता है सेपरेट। सेक्शन 24 आगे पढ़ेंगे, बोलता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। अभी अभी पढ़े रेट कितना, 0.5%। माल कितने का बिका है, 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए पर 0.5% यानी 50 रुपए। अगेन 10,000 पे 0.5% 50 रुपए, ये टीसीएस का अमाउंट हुआ। सीजीएसटी 50, एसजीएसटी 50। ये 100 रुपए माइनस हो जाएंगे, 100 रुपए माइनस हो जाएंगे इसमें से, 50 प्लस 50, 100 रुपए माइनस कर लेगा कौन, इको 11,700 भेज देगा। कहता है 11,800 रुपए वो कस्टमर से लेगा, कौन, ऑनलाइन पोर्टल वाला, और इसको कितना भेजेगा, पेमेंट 11,700 वेंडर को भेजेगा। तो डिडक्ट कर लिया क्या, डिडक्ट कर लिया क्या, टीसीएस। सर डिडक्ट करना तो टीडीएस होता है, वो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एक तरह से टीडीएस जैसे ही बिहेव करता है, माइनस करना है आपको, प्लस नहीं करना। इनकम टैक्स में टीसीएस में क्या होता है, हम सामने वाले से और पैसा लेते हैं। ये टीसीएस खाली नाम सेम है, इनकम टैक्स में भी टीसीएस है, यहां भी टीसीएस है, लेकिन यहां पेमेंट करते समय पैसा रख के पेमेंट करते हैं, इको पे अप्लाई होता है। इनकम टैक्स वाले टीसीएस में क्या होता है, हम सामने वाले से पैसा और लेते हैं टीसीएस के नाम पे। तो इनकम टैक्स वाला टीसीएस को यहां मिक्स नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ये जीएसटी वाला टीसीएस है। सर मैं कस्टमर से 11,800 रुपया लूंगा, उसमें से 100 रुपया कलेक्ट कर लूंगा, खुद इको खुद रख लेगा, और बाकी 11,700 रुपया वो वेंडर को दे देगा। ऑब्वियसली बात है, इसमें वो अपना कमीशन वगैरह सब भी रखेगा, देख लेंगे कमीशन जो रखेगा रखेगा। हमारा पूरा फोकस अभी टीसीएस पे है। सर टीसीएस 100 रुपया रख लिया, अब वो क्या करेगा, पोर्टल वाला, पोर्टल वाला रजिस्ट्रेशन ले चुका है, टीसीएस 100 रुपया रख चुका है। अब वो पोर्टल वाला क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से वो पैसा गवर्नमेंट को दे देगा। उसके बाद टीडीएस वाला जैसे जीएसटीआर 7 फाइल करता है, ये हर महीने खत्म होने के बाद अगले महीने की 10 तारीख तक टीसीएस गवर्नमेंट को जमा करेगा और जीएसटीआर 8 रिटर्न फाइल करेगा। कौन, टीसीएस अंडर जीएसटी वाला। अच्छा, ये जीएसटीआर 8 रिटर्न, मंथली, 10th ऑफ डे, ये सब हम कहां पढ़ेंगे, रिटर्न के चैप्टर में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कहां पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। ठीक, ये काम हो गया इको का, जो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है 100 रुपए। अब मिस्टर ए चिल्लाएगा कि भैया तुमने मेरे 100 रुपए क्यों रख लिए। तो मिस्टर ए का पेमेंट पे टीसीएस हो गया,
₹50 CGST, ₹50 SGST। जैसे ही पोर्टल वाला उस रुपए को जमा करके GSTR 8 फाइल कर देगा, ये पैसा अपने आप क्रेडिट हो जाएगा किसके? मिस्टर ए के कैश लेजर में। मिस्टर ए कौन है? वेंडर, जिसने वो 10,000 रुपए का गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किए। तो सर क्या इस TCS का क्रेडिट मिलेगा उस वेंडर को? हाँ, जैसे TDS का क्रेडिट मिलता है वैसे इसका क्रेडिट मिल जाएगा। सर अब वेंडर की जो लाइबिलिटी है कितने रुपए की है? 900 प्लस 900 रुपए की लाइबिलिटी, उसमें से 50-50 घटा देगा, ये क्या दिक्कत है? बाकी उसको देना ही है, तो पैसा डूबा नहीं है। सर ना TDS का पैसा डूबता है ना TCS का पैसा डूबता है, क्रेडिट मिलेगा, लेकिन पेमेंट कैश लेजर के थ्रू होगी। TDS का पैसा और TCS का पैसा जो गवर्नमेंट को जाएगा वो कैश लेजर के थ्रू जाएगा, और सामने वाले को जो क्रेडिट मिलेगी वो कैश लेजर के थ्रू ही मिलेगी। हम यहां क्रेडिट लेजर यूज नहीं करते पेमेंट करने में, और इसका क्रेडिट लेजर में नहीं मिलता जब TDS की बात होती है, जब TCS की बात होती है। ये कंक्लूजन हो गया पिछले 45 मिनट के डिस्कशन का। सर पिछले 45 मिनट के डिस्कशन का ये कंक्लूजन हो गया। हम TDS भी सीख गए, हम TCS भी सीख गए। सर अगर आप मेरे पोर्टल पे आके, मान लीजिए SATC का वेब पोर्टल है, अपना पोर्टल है, वेब पेज www मान लीजिए SATC.com, ऐसा मेरा कोई पोर्टल है नहीं, मैं कह रहा हूं आप मान लीजिए मेरा एक पोर्टल है और जिस पर आप आते हैं। स्टूडेंट ऑर्डर प्लेस करता है, पेमेंट करता है, मेरी टीम कांटेक्ट करती है और क्लासेस रन कर देती है और बुक्स कुरियर कर देती है। सर ये नॉर्मल वेंडर का केस है, B2C सप्लाई है। सर सेक्शन 95 भी यहां अप्लाई नहीं होता, और ना हम इसको इको बोलते हैं। कौन सा? TCS सेक्शन 52 वाला। 3 लोग हैं कहां इसमें? सर आप मेरे पोर्टल पे आए हैं, आपने ऑर्डर दिया, पेमेंट किया और हमने आपको क्लासेस दे दी, बुक्स कुरियर कर दिया। ये भी एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेशन है। ये ऑब्वियसली ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर आप आके क्लास परचेज करते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर सेक्शन 95 जो आगे कॉन्सेप्ट आप पढ़ाओगे वो अप्लाई हो रहा है यहां पे? नहीं सर, आप जो अभी जो पढ़ाए हो ऊपर TCS का कॉन्सेप्ट वो अप्लाई हो रहा है यहां पर? नहीं हो रहा। सर एक और पोर्टल पे चलते हैं, इको ऑनलाइन पोर्टल, ठीक। और ये है टैक्सी वाला। तो ऑनलाइन पोर्टल तुमको समझ में आ रहा है? ये कौन है? ओला, और तुम हो कस्टमर क्या करता है? इसके ऐप पे जाता है, पोर्टल पे जाता है, ऐप पे, ठीक। ऑर्डर प्लेस करता है कि मुझे कैब चाहिए, ठीक। ऑब्वियसली आप इस पोर्टल पे जाते हो, आप एक कार की बुकिंग कर लेते हो, पेमेंट कर लेते हो, और ये टैक्सी वाला फिर तुम्हारे पास आता है, तुमको सर्विसेज दे देता है, कहां जाना है, ठीक है। वो ऐप के थ्रू टैक्सी वाले को पता चल जाता है, ठीक। ये भी एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही तो है। 3 लोग यहां दिख रहे हैं ना, लेकिन यहां पर क्या बोला है? दिस इको इज कवर्ड इन सेक्शन 95 एंड GST on this travel taxi services will be payable by इको, ओला, उबर। सर ये यहां भी TCS का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। TCS सेक्शन 52 नॉट एप्लीकेबल। सर TCS कब अप्लाई होता है? सेक्शन 52 का जो TCS है वो कब अप्लाई होता है? जब वेंडर GST का बिल रेज करेगा, वेंडर GST में रजिस्टर्ड होगा, GST का इनवॉइस रेज करेगा। कहां कर रहा है इसमें? सर जब आप ओला उबर के थ्रू अपनी टैक्सी बुक कराते हैं, आपको जो वो इनवॉइस देते हैं वो ओला उबर का इनवॉइस होता है।
तुम पेमेंट ओला उबर को देते हो, उस पर जीएसटी का सारा कंप्लायंस ओला उबर करती है। तो इस केस में भी आपका ये ऑनलाइन पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कह सकते हो इस ऑनलाइन पोर्टल को, क्योंकि तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो। लेकिन ये एक स्पेशल केस है जो जीएसटी में सेक्शन 95 के अंदर कवर है। इसमें जीएसटीआईएन नंबर इसके लिए मैंडेटरी है, जीएसटीआईएन नंबर सेक्शन 24 मैंडेटरी है, हम पढ़ेंगे आगे। सर इसमें जो वेंडर है टैक्सी वाला वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, कैसे रजिस्टर्ड, वो छोटा आदमी है, वो रजिस्ट्रेशन कैसे लेगा? तो सर इकोनॉमी में एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें एक पोर्टल के थ्रू आप काफी सारे सर्विसेज लेते हैं, जिसमें जो छोटे छोटे लोग हैं जैसे कि टैक्सी वाले आपसे जुड़ जाते हैं और आपको सर्विसेज दे देते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो टैक्सी की सर्विसेज हैं इस पर सारा का सारा जीएसटी देने की जिम्मेदारी किसकी? उस पोर्टल की। पोर्टल वाले को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, सारा का सारा जीएसटी पोर्टल वाले को देना होगा। तो अब इसमें यहां टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। टीसीएस कब अप्लाई होता? कब अप्लाई होता? जब एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी का बिल रेज करता, वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता। तुम पेमेंट करते पोर्टल वाले को, पोर्टल वाला पेमेंट करता टैक्सी वाले को जीएसटी के साथ। तब यहां तो जीएसटी भी हमने किससे ले लिया? पोर्टल वाले से। बट एक्चुअल सर्विसेज किसने दी है? इस टैक्सी वाले ने। सर जब आप ओला उबर पे कैब बुक करते हो तो वो टैक्सी वाला तुम्हें सर्विसेज देता है, जिसके लिए उसको पैसा मिलता है, ओला उबर अपना कमीशन लेती है। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि हम इस पर जीएसटी का जो कंप्लायंसेस है वो पूरा का पूरा ओला उबर से करवाएंगे 95 के थ्रू। तो अगेन यहां पर टीसीएस के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। ये इको कौन सा इको है? 95 वाला इको है, जिस पर सारे का सारे जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी खुद की उस इको की है, न कि उस टैक्सी वाले की। तो फिर टीसीएस का कंप्लायंस करना और क्रेडिट देना, किसको क्रेडिट देंगे? सर टीसीएस कलेक्ट कैसे करेंगे और क्रेडिट किसको देंगे? तो यहां टीसीएस का फंडा अप्लाई नहीं होता। ये एक प्योर केस है, एग्जाम्पल सेक्शन 95 का। और भी बात आगे करेंगे। सेक्शन 95 का ये एग्जाम्पल है, सेक्शन 95 में जो इको कवर है उसका ये एग्जाम्पल है। सर इस डील में जो आपने टैक्सी की सर्विसेज ली हैं पोर्टल के थ्रू, तो इस पर जो भी जीएसटी का कंप्लायंस करना है वो पोर्टल वाला करेगा, वो टैक्सी वाला नहीं करेगा। और यहां सेक्शन 95 अप्लाई हो रहा है, टीसीएस अंडर सेक्शन 52 अप्लाई नहीं होगा। ये हो गया एक। दूसरा, सर ये एक नॉर्मल B2C सेल है जो मैं ऑनलाइन कर रहा हूं अपने कस्टमर के साथ। यहां ना तो 95 लगेगा ना इको लगेगा। थर्ड पार्टी यहां है कहां? यहां दो ही तो लोग हैं। पोर्टल के थ्रू थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, देखिए ना, ये है 3 लोग। यहां सोच सकते थे एक बार टीसीएस अप्लाई करने का, लेकिन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सारी जीएसटी की लायबिलिटी शिफ्ट हो गई किस पे? पोर्टल पे। सर यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएटीसी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेगा, नॉर्मल जीएसटी का पे करेगा, वो अपने स्टूडेंट से पेमेंट में जीएसटी भी लेगा। ये तो नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल केस है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो मिक्स नहीं करना अपने को किसी को। एक ये केस है, यह है इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का वो केस जो 95 में कवर हो रहा है, यहां टीसीएस अप्लाई नहीं होता। ये एक नॉर्मल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल केस है। एसएटीसी अपना रजिस्ट्रेशन ले रखी है, बच्चों से फीस लेगी, जीएसटी लेगी, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी। ना 95 है ना टीसीएस है इसमें। और ये क्या बताया? टीडीएस टीसीएस का नेट कंक्लूजन क्या कि टीडीएस डिडक्ट करने वाला या टीसीएस कलेक्ट करने वाला जब गवर्नमेंट को ये पैसा देगा तो कैश लेजर के थ्रू देगा, और इसका क्रेडिट जो सामने वाले को मिलेगा वो कैश लेजर के थ्रू मिलेगा। टीसीएस मतलब ऑनलाइन पोर्टल और टीडीएस मतलब गवर्नमेंट एजेंसी। 2.5 लाख की लिमिट टीडीएस में है, टीसीएस में नहीं है। टीडीएस का रेट 1%, 1% एंड देन 2%। टीसीएस का रेट 0.5, 0.5 एंड 1। हम डिटेल्ड में डिस्कस नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। कॉन्सेप्ट आपके सामने दे दिया। ये एक स्पेशल केस है, प्लीज ध्यान रखना। जो भी मान लो आप मोबाइल खरीदे उस पोर्टल पे, वो मोबाइल का जो बिल है वो पोर्टल वाला इशू नहीं करना चाहिए। इस केस में कौन करेगा? पीछे वेंडर। आपने इस पोर्टल पे मोबाइल खरीदा 10,000 रुपए का, 1800 रुपए की जीएसटी है, वो जीएसटी की लायबिलिटी उस वेंडर की है, मिस्टर ए की। खाली पेमेंट पोर्टल के थ्रू जा रहा है।
ऑर्डर पोर्टल के थ्रू जा रहा है, पेमेंट पोर्टल के थ्रू जा रहा है, गुड्स डायरेक्ट भेजा जा रहा है, इनवॉइस भी डायरेक्ट इश्यू हुई है, यहां टीसीएस का केस अप्लाई होगा सेक्शन 52। और पोर्टल वाला टीसीएस का पैसा रख के बैलेंस पैसा देगा वेंडर को, बता दिया। एक तरह से टीडीएस ही है, ये नाम टीसीएस है। सर पे करने वाला अगर कुछ रख के बैलेंस पैसा दे तो वो तो टीडीएस है ना, लेकिन इसको जीएसटी में टीसीएस कहा गया है। और कस्टमर को यहां कोई कंप्लायंस नहीं करना। पहला पेमेंट किसने किया है? कस्टमर ने 11,800 का पोर्टल को, वहां कोई टीडीएस नहीं, कोई टीसीएस नहीं। बट जब पोर्टल पैसा भेजेगी वेंडर को तो यहां पर टीसीएस का कंप्लायंस पोर्टल को करना है, थोड़ा पैसा रखना है, कैश लेजर के थ्रू गवर्नमेंट को पे करना है, जिसका क्रेडिट उस वेंडर को कैश लेजर में मिल जाएगा। फिनिश। अब मैं दोबारा नहीं बोलने वाला इस पे कुछ भी। डन। देख लीजिए अब कुछ छूटा तो नहीं है, समझाते मैंने अगर कुछ ऐड किया हो इसमें मिला लीजिए। डन डन डन। डन। वीडियो रोक के लिखा। डन। वीडियो रोक के लिखा। कुछ भी नहीं छूट रहा है, ये लिख रहे हैं अच्छे से। डन। डन। वीडियो रोक के लिखा। नॉर्मल केस, अगर मैं अपने ही गुड्स और सर्विसेज को अपने पोर्टल से बेचूं तो वो ना तो 95 है और न ही वो टीसीएस है सेक्शन 52 वाला वहां पर कुछ। एक ये एग्जांपल 95 वाला इको कौन है, तो एक एग्जांपल दे दिया। डिटेल डिस्कशन पेज नंबर 5.2 पे है ही। डिटेल डिस्कशन इको का हम लोग पेज नंबर 5.2 पे करेंगे ही। डन। वीडियो रोक के लिखा। डन। सर आपने बैक टू बैक पिछली क्लास में और अब मिला के 4 कॉन्सेप्ट सीख लिए। एक, रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट सीखा, नया फर्स्ट टाइम। दूसरा, कॉम्पोजिशन स्कीम को थोड़ा सा और अच्छे से मैंने बता दिया। तीसरा, आपने अभी अभी क्या देखा? टीडीएस अंडर जीएसटी। चौथा आपने क्या देखा? टीसीएस अंडर जीएसटी। यहां जो भी लायबिलिटी आपकी है, लायबिलिटी टू पे गवर्नमेंट, लायबिलिटी टू पे टू गवर्नमेंट। सर रिवर्स चार्ज में अब जीएसटी गवर्नमेंट को पे करते हैं, किसके थ्रू करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू। कॉम्पोजिशन स्कीम में जीएसटी गवर्नमेंट को जाता है, किसके थ्रू करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू। अभी अभी बात हुई, टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट एजेंसी डिपार्टमेंट पीएसयू किसको पे करेगी? हर महीने के बाद अगले महीने की 10 तारीख तक वो गवर्नमेंट को पे करेगी। किस लेजर के थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू। टीसीएस अंडर जीएसटी। अभी अभी बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कस्टमर से पैसा लेने के बाद थोड़ा सा पैसा टीसीएस के नाम से रख के वेंडर को देगा, और वो थोड़ा पैसा जो उसने रखा है 0.5 वो गवर्नमेंट को पे करेगा। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ओनली। फॉर पेमेंट, for these payments electronic credit ledger means ITC balance cannot be used। हम जीएसटी को 2 तरीके से पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू। लेकिन ये 4 लायबिलिटी जो पे करते हैं आप, वो हमेशा कैश लेजर के थ्रू पे करनी है। इसी चीज को समझाना था, जो पिछली क्लास में एग्जांपल दिया और जो आज एग्जांपल दिया। अब पूरा आइडिया पिक्चर क्लियर है आपका इन चारों चीजों का। अब हम चलेंगे कहां? अब हम चलेंगे पेज नंबर 2.2 पे। इसको लिखिए, लिखिए इसको। फाइनल कंक्लूजन।
अब मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ, मैंने ये चारों बातें आपको काफी अच्छे से समझाई पिछली क्लास और आज की क्लास को मिला के। मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ, अब मेरे स्टूडेंट्स को ये टेक्निकल टर्म जीएसटी में पता है। इसका फायदा आपको आने वाले चैप्टर में मिलेगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर, जैसे कि आगे चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर, जैसे कि आगे रिटर्न चैप्टर। इनका फायदा आपको मिलेगा। ये जो अभी हम लोगों ने टाइम लगाया है आज की क्लास में और पिछली क्लास में, इसका फायदा आपको जीएसटी में आगे मिलेगा। मैं नहीं कह रहा ऑफिस में मिलेगा, मैं नहीं कह रहा फाइनल में मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। मैं कह रहा हूं अभी जीएसटी के सिलेबस को कंप्लीट करने में ये सारे कॉन्सेप्ट आगे रिपीट होंगे, बहुत फायदा मिलेगा ये जो भी हमने टाइम लगाया है इस पे। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए अब आते हैं पेज नंबर 2.2 पे और देखते हैं ये अब